हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता रहेगा कि हमने 9th स्टैंडर्ड स्टेट और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन। और इसमें हमने पहला लेक्चर हमने कवर कर लिया। अगर आपने अभी तक वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लें, तभी आपको सेकेंड लेक्चर समझ में आएगा। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये साइंस का बेसिक पॉइंट्स होने वाला है, तो आप समझने का ट्राई करिएगा। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लॉज ऑफ मोशन, और आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर टू। लेक्चर टू में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो जैसे अगर हम टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये होता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स या ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस मोशन को आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हर 5 मिनट में, अगर मैं 5-5 मिनट का अगर इंटरवल लेता हूँ मैं, तो हर 5 मिनट में अगर वो 5 किलोमीटर जाता है या 1 किलोमीटर जाता है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हर 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर गया, दूसरे 5 मिनट में 4 किलोमीटर गया, फिर तीसरे 5 किलोमीटर 5 मिनट में फिर 5 किलोमीटर जा रहा है, तो उसका देख रहे हो उसका डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है, पहले 5 फिर 4 फिर 5। इसको बोलेंगे आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इफ any object travels नहीं covers equal distance in equal interval of time, then that motion is called यूनिफॉर्म मोशन। तो उसमें क्या होगा, बस आपको याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर कर रहा है तो मोशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। इसका सेकेंड टाइप आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसका भी डेफिनेशन वही बनने वाला है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट does not cover equal distance in equal interval of time, then that motion is called non-uniform motion। आपको ये डेफिनेशन समझना है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में 2 मार्क के डेफिनेशन पूछा, अगर ये पूछेगा तो ये भी 2 मार्क का, ये पूछेगा तो ये भी 2 मार्क का पूछेगा। तो डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। इसमें जैसे हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, इसमें था बस डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखवाने का ट्राई करूं तो बोल सकते हो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसमें बोल सकते हो डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसमें जो डिस्टेंस रहेगा अनइक्वल रहेगा, डिफरेंट डिस्टेंस रहेंगे हर टाइम पे, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रहेगा। इसको हम ना एक टेबल से पढ़ने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल आपके बुक में दिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, लेकिन
मान लो कोई तीन फ्रेंड है, ए, बी और सी, तीन फ्रेंड है और इन्होंने क्या किया है, ए कहीं पे ना कहीं ट्रैक पे जा रहा है, कहीं बाइकर है, तीनों के पास बाइक है और तीनों क्या किए हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं सुबह सुबह। इन्होंने प्लान किया कि हम ना सुबह 5 बजे निकलेंगे। कितने बजे? 5 बजे, 5 AM को निकलेंगे और 5 बजे निकलेंगे और हम क्या करेंगे, दो दो घंटे का अगर आप इंटरवल ले लो, 7 9, हमको 9 बजे कहीं जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया उनको उस पॉइंट पे पहुंचना है। अब होगा क्या, अगर दो दो घंटे का इंटरवल ले लो तो 5 से 7 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में इनका डिस्टेंस कितना था, स्टार्टिंग में अगर इनका डिस्टेंस लो सबका 0 था, सब लोग 0 0 पे थे। यहाँ पे चाहिए ना तो एक और कॉलम बना लीजिए आप और अच्छे से समझने के लिए। 11 बजे पहुंचने वाले हैं, मान लो स्टार्टिंग में सबका डिस्टेंस 0 0 था। अब मान लो कि तीनों स्टार्ट किए लेकिन तीनों ने अलग अलग रूट लिया, तीनों का रूट अलग अलग था। 7 बजे अगर हम एक अगर बात करें कि 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया और इसने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर दूसरे वाले का कि 9 बजे जब देखा, 9 बजे का टाइमिंग देखा दोनों का, 9 बजे तो ये गया था 4 किलोमीटर, ये गया था 3 किलोमीटर और ये गए थे 3 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में जब 11 बजे देखा गया तो ये पहुंचे थे, इसका जो इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था 3 किलोमीटर, इन्होंने भी 3 किलोमीटर और इनका 4 किलोमीटर। हमने 3 एग्जाम्पल्स है, हमने ये देखा कि जो एग्जाम्पल ए वाला है हर टाइम पे हर 2 घंटे में क्या कर रहा है, अगर ए को देख रहे हैं पहले के 2 घंटे में 5 किलोमीटर गया है, दूसरे में कितना गया है 4 किलोमीटर गया है और तीसरे गैप में कितना गया है, बस 3 किलोमीटर गया है। मतलब इसका टोटल कितना होगा, टोटल जाने दो। अगर बी का बात करें तो बी क्या कर रहा है, पहले 2 घंटे में 3 किलोमीटर, उसका इंटरवल उसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल है। लेकिन सी वाला क्या है, सी वाला भी पहले क्या कर रहा है 4, फिर 3, फिर 4 किलोमीटर जा रहा है। तो मतलब हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में अगर नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो जो पर्सन ए और पर्सन सी है ये लोग क्या कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। लेकिन जो पर्सन बी है, पर्सन बी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो ये बेसिक सा एग्जांपल्स था, तो आपको डेफिनेशंस याद रखने हैं और ये मैंने बस अपने हिसाब से आपको समझाने का ट्राई किया है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट और द नेम ऑफ द टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है ये कि आपको अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसलिए बेसिक एक्सेलरेशन आपको स्टार्ट हुआ था 7th स्टैंडर्ड में, 7th 8th 9th में पढ़ोगे आप, 9th के बाद 10th में, 10th के बाद आप जहाँ भी फिजिक्स पढ़ोगे आपको एक्सेलरेशन आएगा। और जब भी कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन या व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, यू हैव टू आंसर द रेट ऑफ change of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. कोई भी आपको अगर पूछेगा कि what is definition of acceleration, you have to answer the rate of change of velocity is called acceleration. हमने डेफिनेशन लिख दिया, अगर डेफिनेशन लिख दिया तो हमको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर जैसा हमेशा बोलते आता हूँ, हर डेफिनेशन में 2 या 3 वर्ड ऐसे रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। यहाँ पे भी 2 वर्ड है, एक तो है रेट और अगला है चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने एक चीज और पढ़ा है, जहाँ पे भी मैं रेट सुनूंगा, रेट मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इसको डिनोट करते हैं 1/t से। किसे डिनोट करते हैं 1/t से। तो जहाँ पे भी रेट आएगा आपको 1/t लिखना है। और अपने को पता है ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है और चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का बात किया है तो हमको पता रहना चाहिए वेलोसिटी के बारे में। हमने पढ़ा है 2 टाइप का वेलोसिटी होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं। तो सिमिलरली
अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना और इतना याद रखना, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए। अब यहाँ पे क्या है, रेट है, रेट मतलब क्या, 1/t ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज कभी होगा, अभी मेरे पास दो वेलोसिटी ना, पहले अगर मैं रुका हुआ हूँ, अगर चेंज निकालना है तो बड़े में से छोटा वाला वेलोसिटी माइनस करना पड़ता है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना पड़ता है। तो मैं लिख सकता हूँ जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको लिख सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1/t इंटू फाइनल को लिखते हैं v से और इनिशियल को लिखते हैं u से। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला बन गया किसका, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। अगर मेरे पास फॉर्मूला आ गया तो हम लिख सकते हैं उसका यूनिट। मुझे एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना है तो हमको पता है ऊपर वेलोसिटी है और नीचे टाइम है। वेलोसिटी का यूनिट हमने देखा था, तो आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हमने अब पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर 1 में हमने कवर किया है कि यूनिट क्या होता है। तो सेम जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और एक अपॉन का साइन है, अपॉन का साइन फिर से, और टाइम, टाइम का यूनिट भी क्या होता है, सेकेंड्स। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये टर्म बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का जो यूनिट आ गया वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप हमेशा याद रखना एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ये तो बेसिक सा कंसेप्ट हो गया ये। अब हमको देखना है कि जो एक्सेलरेशन, सर क्या एक ही टाइप का एक्सेलरेशन होता है? अगर जैसे मैं अगर एक्सेलरेशन का अगर एक एग्जांपल दो बेसिक सा, तो आप जब फैन आप स्टार्ट करते हो घर में, जैसे स्विच आप ऑन करते हो, पंखा पहले धीरे धीरे घूमता है, फिर धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाते रहता है और एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचता है। तो जब पंखा 0 पोजीशन पे था ना, तो वो उसका इनिशियल वेलोसिटी था, और जब पंखा एकदम स्पीड में घूमने लगा वो क्या था, उसका फाइनल वेलोसिटी था। सेम अगर कोई आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो पहले 0 पोजीशन पे रहता है, 0 वेलोसिटी रहता है, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो जो 0 है उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और जो एकदम मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, या डिपेंडिंग अपॉन दिस वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज डिवाइडेड, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन के टाइप क्या होता है। हमने जैसे कंडीशन देखा कि याद रखना हमेशा एक्सेलरेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो टाइप समझने के पहले हम टाइप को मैं समझाता हूँ केसेस से, केस 1 से। अगर हम केस 1 देखते हैं, इफ अगर हमने दो टाइप का वेलोसिटी देखा, इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसको आप बोलोगे, याद रखना फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है, मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बनेगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन रहेगा ये बनेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। किस कंडीशन में, जब वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, केस 2, इसमें याद रखना मैंने एग्जांपल दिया कि फैन, अगर फैन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सबके घर में फैन होता है इसलिए फैन का एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल से सिंपल ट्राई कर रहा हूं बताने के लिए आपको। तो फैन को जब आप स्टार्ट करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या था, कुछ तो रहेगा, ज्यादा ही रहेगा इनिशियल से, तो इसलिए लिखा फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा। अगर नाउ टॉपिक केस 2, अगर हम केस 2 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मान लो कंडीशन, यहाँ पे जो केस जनरेट होगा, यहाँ पे u इज ग्रेटर देन v आएगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किससे, फाइनल वेलोसिटी से। इन टर्म्स आप बोल सकते हो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आप सिंपल सा बोल दो कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग,
वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जैसे हमने इस कंडीशन में लिया था, आपने फैन को स्टार्ट किया, जब फैन को आप स्टार्ट करोगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब पूरा जब मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गया है, आपने क्या किया, बटन बंद कर दिया। जब आप बटन बंद करोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो उस एक्सीलरेशन को आप बोलोगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। उसको क्या बोलोगे आप, नेगेटिव एक्सीलरेशन। याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक मार रहा है, कोई गाड़ी है ब्रेक मार रही है, मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को आपके बुक में एक टर्म दिया गया है जिसको बोलते हैं डिसेलरेशन। क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। याद रखना, डिसेलरेशन हमेशा याद रखना, डिसेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जो सबसे नेक्स्ट वाला टर्म है जो केस 3 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अब थर्ड में देखना है वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसे अच्छा वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो आप उसको बोल दोगे जीरो एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे आप, जीरो एक्सीलरेशन। तो कंडीशन से याद रखने आप कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या कब होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा। जीरो एक्सेलरेशन कब रहेगा, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा ही नहीं। तो अगर हमने बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर फाइनल वाला ज्यादा है, जैसे हमने बोला कि फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है। मान लो कि आप इनिशियल का वैल्यू ले लो 3 और फाइनल का वेलोसिटी ले लो 6। तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे इस फॉर्मूले में, अगर आप पुट करोगे, यहाँ पे लिख लो जाना। तो अगर हम देखेंगे a इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है 6 माइनस 3 अपॉन टी, इसका आंसर आएगा 3 अपॉन टी। मतलब ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर, इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको बोला पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, हमने बोला था इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा ज्यादा और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा कम। तो अब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में अब उल्टा कर दो आप। ये कंडीशन में था, सॉरी केस 1 में था, केस 2 में आप ले लो इसको, इनिशियल को 6 ले लो और इसको 3 ले लो। तो जब आपने क्या किया, ये जाने दो, अब यही वाला वैल्यू लो, यहाँ पे a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। आप जब पुट करोगे तो हमने देखा कि हमें केस 2 में इनिशियल 6 और इसको 3 ले लोगे, ये बचेगा 3 माइनस 6 अपॉन टी, आंसर आएगा माइनस 3 अपॉन टी। आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा था, इसको हमने क्या बोला, नेगेटिव एक्सेलरेशन। याद रखना इनिशियल वेलोसिटी क्या किसके बराबर रहेगा, फाइनल वेलोसिटी के, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर रहेगा फाइनल वेलोसिटी से। लेकिन थर्ड कंडीशन में लिखा वेलोसिटी डज नॉट चेंज। वेलोसिटी डज नॉट चेंज मतलब बोल सकते हो u इज इक्वल टू क्या है, v है। जब u इज इक्वल टू v है तो अगर इस कंडीशन में लो u भी 6 है और u का वैल्यू भी 6 और v का वैल्यू भी 6 है, तो इस कंडीशन में 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आएगा और 0 अपॉन टी बच जाएगा। 0 अपॉन टी को ही आप क्या बोलोगे, 0 अपॉन टी ही क्या बन जाएगा, 0, इसलिए इसको क्या बोला हमने, जीरो एक्सेलरेशन बोला है। तो अभी तक हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन के टाइप्स हमने पढ़े हैं। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आपको नहीं समझा, अगर कोई पॉइंट पे अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से कमेंट करिए, अपने डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करिए। आप जल्दी से कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।